और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं, यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा में आज से फिजिकल टेस्ट शुरू हो गया है। फिजिकल टेस्ट का आयोजन पीएससी की 12 वाहिनियों में किया जा रहा है और रोजाना करीब 10,000 अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट देंगे। अभ्यर्थियों की दोहरी चेकिंग के बाद ही परीक्षा केंद्र में एंट्री मिल पाने की उनकी बात सामने आ रही है। साथ ही बायोमेट्रिक चेकिंग भी हो रही है। फिजिकल टेस्ट के दौरान अभ्यर्थियों की कलाई पर घड़ी नहीं होनी चाहिए, फोन नहीं होना चाहिए, ईयरफोन नहीं होना चाहिए। यूपी पुलिस में 60,244 पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही है। मुरादाबाद से खबर है अगली, जहां पर सिपाही भर्ती की फिजिकल परीक्षा चल रही है। सिपाही भर्ती की दौड़ 9 पीएससी के मैदान में है, लिहाजा अभ्यर्थियों की सुबह 6 बजे एंट्री हो चुकी है, जबकि अभ्यर्थियों के परिजन फिजिकल परीक्षा सेंटर के बाहर डटे हुए हैं। क्या कहेंगे जो इसकी परीक्षा हो रही है? हम तो यही कहेंगे कि बस इतनी मेहनत की है हमने कि हम पास हो जाएं। पास हो जाए। अच्छा, क्या कहेंगे इसके लिए? मुझे कुछ नहीं जी, क्या कहेंगे? सर, इतनी मेहनत करी है कि नंबर आ जाए। अच्छा, फिजिकल एग्जाम आज, क्या कहेंगे, तैयार है पूरी तरह से फिजिकल के लिए? यस, क्वालिफाई होना चाहिए, बस मेहनत की वो पूरी होनी चाहिए। पूरी होनी चाहिए। क्या कहेंगे इस बार जो परीक्षा हो रही है यूपी पुलिस की? बहुत अच्छे से करा रहे हैं सब लोग, इंतजाम अच्छे हैं। अब बस रनिंग हो जाए हमारी अच्छे से। अच्छा। जी, क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि हमारा फिजिकल हो जाना चाहिए, जिस इरादे से आए वो सक्सेस हो जाए हमारा। सक्सेस हो जाए। हाँ जी। अच्छा। जी, क्या कहेंगे उसको लेके? सर, बस सबका अच्छे से हो जाए, फिजिकल सब क्लियर करने और कुछ नहीं। अलीगढ़ से खबर, जहां पर 45वीं पीएससी वाहिनी में फिजिकल परीक्षा हो रही है। यहां पर 3 शिफ्ट में महिला सिपाही भर्ती है, लिहाजा 450 महिला परीक्षार्थियों की फिजिकल परीक्षा चल रही है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मथुरा से आए। मथुरा से आए। हाँ। किस तरह से तैयारी चल रही थी आपकी? क्या क्या तैयारी की? तैयारी पहले तो रिटन की फिर फिजिकल की। जैसे एग्जाम हुआ उसके बाद ही दौड़ने लग गए। मैं अलीगढ़ आई हूँ, पीएससी वाहिनी अलीगढ़। आज हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल है। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कि पुलिस में भर्ती होना चाहिए? मेरी फैमिली में काफी हैं पुलिस सर्विस में, उन लोगों से मुझे मोटिवेशन मिला यहाँ आने के लिए। एडमिट कार्ड दिखाइए अपना। एडमिट कार्ड और आधार कार्ड दोनों चीज यहाँ पर मंगाई गई है। सबको लाइन से बैठा दिया गया है और जिसके पास एडमिट कार्ड या आधार कार्ड होगा, आप क्या कहेंगे? वो नहीं अंदर एंट्री होगी उनकी, जिनके पास सब डॉक्यूमेंट्स होंगे। आप बताइए, आप क्या कहेंगी? आज परीक्षा है, परीक्षा देने आई हैं आप, क्या तो एडमिट कार्ड और आधार कार्ड जिनके पास होगा उनकी एंट्री होगी और यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं सही कराई गई हैं। आपको यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी नजर आ रही है? अच्छी व्यवस्थाएं, गार्जियंस के रुकने के भी जगह सही है, मतलब सभी सब कुछ सही है। पुलिस की व्यवस्था से आप अच्छे से संतुष्ट नजर आ रही है? हाँ, सब बढ़िया है। और ये आपको बताते हैं, झांसी में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच में इस समय चल रही है। झांसी में कुल 13,900 अभ्यर्थी फिजिकल परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। सुबह 5:30 बजे से 33 बटालियन पीएससी के मैदान में दौड़ रही है। कड़ी चेकिंग, बायोमेट्रिक टेस्ट के बाद अभ्यर्थियों की एंट्री हुई है। उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा साल 2024 में पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पर 2025 में वो अभ्यर्थी आए हैं जिन्होंने परीक्षा पास की है और अब इनका फिजिकल टेस्ट यानी कि दौड़ शुरू हो चुकी है। इस समय हम खड़े हैं झांसी की 33वीं वाहिनी बटालियन में, जहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले देख लीजिए कि जो महिला अभ्यर्थी हैं वो अंदर जा चुकी हैं। इन लोगों ने परीक्षा पास की। आज इनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हो चुकी है। 150 की संख्या में 4 पालियों में महिला अभ्यर्थियां अंदर जाएंगी और दौड़ लगाएंगी और आज यहां से नौकरी यूपी पुलिस की पाने की पूरी कोशिश करेंगी। बरेली से आपको अपडेट दे देते हैं। 8वीं वाहिनी पीएससी मैदान में यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की दौड़ परीक्षा है। बरेली सेंटर पर करीब 14,000 अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा होगी। 500 महिला अभ्यर्थियों की भी
शारीरिक परीक्षा होनी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। भर्ती के तहत होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल होगा और चरित्र प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे। बरेली में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड शारीरिक परीक्षा का आयोजन 8वीं वाहिनी पीएससी के ग्राउंड पर हो रहा है। अगले 15 दिन तक चलने वाली इस शारीरिक भर्ती परीक्षा में करीब 14,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की दौड़ पीएससी वाहिनी में हो रही है और 35वीं वाहिनी पीएससी लखनऊ, 47वीं वाहिनी पीएससी गाजियाबाद और 6वीं वाहिनी पीएससी मेरठ की तस्वीर देखिए। फिजिकल टेस्ट के लिए अभ्यर्थी देर रात से यहां पर पहुंच चुके हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में करीब 1,80,000 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं। फिजिकल टेस्ट में पुरुष उम्मीदवारों के लिए 25 मिनट में लगभग 4.8 किलोमीटर की दौड़ को पूरी करना अनिवार्य होगा। वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए ये दौड़ 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर पूरी करनी होगी। इस भर्ती के माध्यम से यूपी पुलिस में 60,244 सिपाहियों की भर्ती हो जाएगी। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को 9 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। खबर अमरोहा से, जहां पर एक कारोबारी ने अपने को जिंदा साबित करने के लिए एक अनूठा तरीका निकाला। उसने रिक्शे में टेप रिकॉर्डर लगाकर गली मोहल्ले में ऐलान कराया कि वो भी जिंदा है। उसने कोई कर्ज नहीं लिया है और ना ही उसकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। लाउड स्पीकर लगा के रिक्शा जब शहर की गलियों में घूमा तो लोग हैरत में आ गए। दरअसल कुछ दिन पहले किसी ज़रूरी काम से 1 सप्ताह के लिए दिल्ली में अपने रिश्तेदार के यहाँ पर गए थे और इसी दौरान शहर के लोगों ने मजाक में उनकी मौत की अफवाह उड़ा दी। कह दिया कि उन पर कर्ज था, जिसके चलते हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। 2 दिन पहले जब वो घर वापस आए तो उन्हें उनकी मौत की अफवाह सुनने को मिली। इस पर उन्होंने खुद के जिंदा होने का सबूत पेश करने के लिए ये नायाब तरीका ढूंढ निकाला। करते हैं वो हाजी तहसील साहब के गोदाम पर मौजूद है। अभी जिन साहब का कोई भी लेन देन या बकाया है, आप जाकर अपना हिसाब किताब साफ कर सकते हैं। एक जरूरी ऐलान, मोहम्मद असलम जो कि अल्लाह माफ करे के नाम से मशहूर है, जो त्रिपुर का काम करते हैं, वो हाजी तहसील साहब के गोदाम पर मौजूद है। अभी जिन साहब का और ये बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं खबर आगरा की, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच में एनकाउंटर हुआ है। और इस मुठभेड़ में आप देखिए बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने एक बदमाश अरबाज जिसको गिरफ्तार किया है, इसके पैर में गोली लगी, इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब आपको बता देते हैं कि आरोप के मुताबिक 2 दिन पहले अरबाज ने एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके खिलाफ आगरा के अलग अलग थानों में अरबाज के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे। थाना हरिपर्वत पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। एक अभियुक्त द्वारा एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उक्त अभियुक्त भागने की फिराक में है। उसी क्रम में थाना हरिपर्वत पुलिस, सिटी सर्विलांस और एसओजी के द्वारा अभियुक्त को रोकने की कोशिश की गई। अभियुक्त ने पुलिस टीम पर हमला किया। जवाबी मुठभेड़ में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त के पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस व 2 खोखे बरामद हुए हैं। एक पर्स भी बरामद हुआ है जिसमें से मृत व्यक्ति की 2 फोटो प्राप्त हुई है। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया है कि यह घटना उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर कारित की थी। अभियुक्त को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। इस घटना का खुलासा थाना हरिपर्वत पुलिस, सिटी सर्विलांस और एसओजी ने मात्र 24 घंटे में किया है। वे आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर मथुरा से, जहां पर एसओजी और कोतवाली पुलिस की टकलू गैंग के बदमाश के साथ एनकाउंटर हुआ है। इसमें 3 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए हैं। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन बदमाशों के कब्जे से 1,70,000 रुपये नकद, कार और हथियार बरामद किए गए हैं। सभी बदमाश हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले हैं। आरोप के मुताबिक ये लोग फर्जी सिम के जरिए दुकानदारों के मोबाइल नंबर सर्च करके नगर निगम के अधिकारी बनकर बातचीत करके वसूली की वारदात को अंजाम किया करते थे। यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा में वो
इस तरह से कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और लोगों को ठग चुके हैं। बढ़ रहे हैं आगे हाथरस की खबर जानिए, जहां पर पुलिस ने अलीगढ़ में सुनार की दुकान में हुई लूट के मामले में फरार चल रहे आरोपी को मुठभेड़ में धर दबोचा। सुनार की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डालकर इस शख्स ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने खुद को गिरता देख लुटेरे में फायरिंग कर दी और इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इस बदमाश के पैर में गोली मारी गई। अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब जेल में डाल दिया गया है। सासनी रामनगर रोड है, यहाँ पर भी पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी और तभी मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि एक अभियुक्त जो कि कहीं यहाँ बन्ना देवी जो जनपद अलीगढ़ में है, वहाँ पे इसने एक सुनार के दुकान में से उसकी आंखों में मिर्ची झोंक के करीबन 7 चेन वहाँ से लूटी थी। इस संबंध में वहाँ पर भी अभियोग पंजीकृत है और यह ज्ञात हुआ कि आज वो पुनः यहाँ इस क्षेत्र में कोई घटना कारित करने आ रहा है। टीम इस संबंध में सक्रिय हुई और जब संदिग्ध व्यक्ति को आता हुआ देख के पुलिस टीम ने उनको रोका तो उसने तुरंत पुलिस टीम पर अचानक से फायरिंग कर दी, जिसके डिफेंस में पुलिस टीम को भी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें कि एक जो अभियुक्त है वो घायल हुआ है, जिसका नाम अंकित वर्मा है, ये शर्मा है और ये सासनी का ही निवासी है। कासगंज से खबर, जहां पर पुलिस ने एनकाउंटर में 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर में एक लुटेरा पैर में गोली लगने से घायल हुआ है और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली सदर क्षेत्र में यह एनकाउंटर हुआ है। ये लूट के मामले में भी पहले वहाँ से जेल गया है और यहाँ साहवर में बैंक थेफ्ट के अटेम्प्ट में ये वांछित भी था। कोतवाली से भी एक मुकदमे में वांछित था। दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम पंकज है, उसे पुलिस हिरासत में लिया गया है एवं पूछताछ करके अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ मौके से एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस और खाली कारतूस भी बरामद हुआ है। इनके पास से एक बैग भी मिला है जिसमें कि चोरी करने का सामान जैसे कि सब्बल और बाकी औजार भी उस बैग में मिले हैं। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस के द्वारा की जा रही है। खबर इटावा से है, जहां पर पूर्व सीएमओ के बेटे ने अपनी बहन और भांजी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात के पीछे प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फ्रेंच कॉलोनी थाना इलाके में पूर्व सीएमओ डॉक्टर LS चौहान का घर है और इसी मकान में बेटा हर्षवर्धन भी अपने परिवार के साथ रहता है। पुलिस की जांच में पता चला है कि पूर्व सीएमओ के बेटी के नाम पर एक मकान और 25 बीघा जमीन कर दी गई थी और इसी से उनका बेटा हर्षवर्धन नाराज था। उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया। नाराजगी में उसने इस घटनाक्रम को, इस हत्याकांड को, यानी कि बहन और भांजी की गोली मारकर हत्या कर दी। इनकी शादी हो गई थी, जो मृतका हैं लखनऊ में सीतापुर रोड पे शादी हुई थी 2019 में, और लेकिन ये यहीं पर रहती थी अपने मायके में ही, और पिता की जो प्रॉपर्टी थी उसमें इनका बेटा भी रहता था, उनकी बेटी भी रहती थी, मतलब दोनों सगी भाई बहन नहीं रहते थे और उनके बच्चे भी साथ में ही रहते थे। तो आज 9:30 बजे, 9:45 बजे एक उनके भाई पर जो हर्षवर्धन चौहान है पर आरोप लगा है कि उन्होंने जो है अपनी बहन पर अपने परिवार सहित कुछ और लोगों के साथ आए थे और फायर किया, जिससे जो है उनकी ज्योति की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दिल्ली में मिली हार के समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए अलग अलग मायने हैं। अखिलेश जहां दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ खड़ी आम आदमी पार्टी के समर्थन में थे, तो वहीं यूपी में राहुल गांधी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। अखिलेश ने जहां दिल्ली की हार के बाद भी इंडिया ब्लॉक की मजबूती की बात कही है, तो वहीं अनुराग ठाकुर ने पलटवार कर कहा है कि अब समाजवादी पार्टी और आपका भविष्य नहीं बचा है। यूपी में भी कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटेगा। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की बड़ी हार हुई है। अखिलेश यादव भी आम आदमी पार्टी के प्रचार में गए थे और उनका समर्थन किया था। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने थे, जबकि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। दिल्ली के रिजल्ट पर अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार बहुत कुछ सिखाती है। मिल्कीपुर उपचुनाव में खुली लूट हुई है, जिससे बीजेपी जीती है। देखिए, दिल्ली का परिणाम जो आपने देखा,
आपको हम चाहते थे कि आप पार्टी जीते, आप पार्टी नहीं जीती, बीजेपी जीती है। लोकतंत्र में हम जनता का जो भी फैसला वो स्वीकार करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की हमने आपने लूट देखी है। ये जो लोग मिल्कीपुर एक विधानसभा पूरी ताकत लगा दी इन्हें, इन्हें तो लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ा सम्मान देना चाहिए। अखिलेश ने मिल्कीपुर की हार पर तंज कसा और इससे बीजेपी की अयोध्या की हार नहीं बदल जाएगी। वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पलटवार कर कहा कि सपा और आम आदमी पार्टी का गठबंधन बिखर चुका है, इसका कोई भविष्य नहीं है। जो लोग मिल्कीपुर जीत करके कोई संदेश देना चाहते हैं, अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है। अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी, वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। जो लोग ये कह रहे हैं मिल्कीपुर जीत करके बदला ले लिया, अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। अयोध्या की जनता ने अयोध्या में जिताया था, ये चुनाव भी जीत जाते, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पे बेईमानी की है। गठबंधन में न सत्य, न समर्पण, न प्रेम, और साथ साथ चलने की बात करें, वो 7 महीने साथ ना चल पाए और ना ही ये चल पाए। तो ये तो वही बात है, प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर टकराव हुआ, तकरार हुआ, बिखराव भी हो गया। 7 महीने में सब कुछ हो लिया भाई, क्योंकि यहाँ कुछ एक जैसा नहीं था। ये सब अलग अलग सोच के लोग हैं। केवल एक बात इन सब की एक थी कि इनमें से अधिकतर लोग बेल पर बाहर हैं भ्रष्टाचार के मुद्दों में। राजनीति के जानकार मानते हैं कि कांग्रेस चाहती है कि क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत ना हो। अखिलेश कहते हैं कि जहां क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी के खिलाफ मजबूत हैं, वहां कांग्रेस पीछे हट जाए। लेकिन इंडिया गठबंधन में कांग्रेस कहीं भी बड़ा दिल दिखाती नजर नहीं आई है। इंडिया अलायंस के लिए एक नुकसान की स्थिति है और कांग्रेस और रीजनल पार्टियों की जो लड़ाई थी उसमें कांग्रेस भी हारी है और जो नेशनल पार्टी है आम आदमी पार्टी वो भी हारी है। बावजूद उसके कि समाजवादी पार्टी और यूबीटी, शिवसेना, एनसीपी ने उनको समर्थन दिया था। तो अब एक नई स्थिति है और नए तरीके के समीकरण की गुंजाइश भारत की राजनीति में दिखाई देती है। लखनऊ में एसपी ऑफिस के बाहर चुनाव आयोग के खिलाफ पोस्टर और बैनर का सिलसिला जारी है। एसपी नेता ने फिर नई होर्डिंग लगवाई जिसमें लिखा, विनम्र श्रद्धांजलि चुनाव आयोग। बात विपक्षी गठबंधन की करें तो कांग्रेस और एसपी के सामने यूपी का 2027 का विधानसभा चुनाव है। अगर दोनों सियासी दल अपने फायदे देखते रहेंगे तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता रहेगा। दिल्ली का चुनाव न सिर्फ इंडिया गठबंधन को आईना दिखाता है, बल्कि साफ तौर से बताता है कि उत्तर प्रदेश में 2027 की जंग को अगर जीतना है तो कहीं ना कहीं से उनको अपनी रणनीति पर फिर से फैसला करना होगा। साथ ही जो भूल चूक हुई है उसके लिए नए कदम उठाने होंगे, क्योंकि सियासत में कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर। फिलहाल बीजेपी जीती है तो सिकंदर वही कहलाएगी। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। उधर प्रयागराज महाकुंभ से वाराणसी जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। कैंट रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पूरा स्टेशन परिसर और वहां से जाने आने वाले जो रास्ते हैं उन रास्तों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आपको नजर आएगी। वाराणसी के मंदिर मार्ग और घाटों पर जन सैलाब नजर आएगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, हम जल्द लौट रहे हैं। Headlines presented by राजेश मसाला। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। Headlines presented by राजेश मसाला। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के। सुनो एक ललितपुर के मडावरा में ओमनी कार में अचानक आग लग गई। आग पर काबू पाया गया। बिजनौर के धामपुर में जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप, पुलिस ने मौलाना सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मिल्कीपुर और दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत पर जश्न, झांसी में इलाइट चौराहे पर जश्न मनाया गया।
अमरोहा में रेलवे ट्रैक पर कार छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। रेलवे के ऑफिसर्स ने दिल्ली की ओर से आ रही मालगाड़ी को रोका। ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का विपक्ष पर निशाना, कहा चुनाव हारने के बाद अखिलेश चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। बिजनौर के रेहड़ क्षेत्र में बाघ की दहशत, ग्रामीणों ने वन विभाग से गुहार लगाई। सोनभद्र के बभनी थाना क्षेत्र में 2 बसों में आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। कल सुबह 11 बजे परीक्षा पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी। बच्चों को परीक्षा के तनाव से निपटने के टिप्स देंगे प्रधानमंत्री। प्रयागराज पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। यूसीसी लागू करने पर निरंजनी अखाड़े के प्रमुख कैलाशानंद ने किया सम्मान। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने दिया इस्तीफा। 2 दिन पहले आए थे महाकुंभ। महोबा के शहर कोतवाली क्षेत्र में दुकान में लगी आग से सारा सामान जलकर राख हो गया। गैस सिलेंडर में लीकेज से आग लग गई। फतेहपुर में सदर कोतवाली क्षेत्र में थार ने ट्रक में टक्कर। एमस्लाइट है तो उम्मीद है। Headlines presented by एमस्लाइट है तो उम्मीद है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों और अभिभावकों से बात करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों को तनाव से बचने के टिप्स देते हैं, लेकिन आपको बताएं कि इस बार होने वाली परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में कई और मेहमान भी जुटेंगे। आज 11 बजे होने वाली इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण होंगी, भूमि पेडनेकर होंगी, अभिनेता विक्रांत मैसी होंगे, विश्व चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम होगी और आध्यात्मिक गुरु सतगुरु जग्गी वासुदेव जैसी बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में परीक्षा से संबंधित मुद्दे, टिप्स और तनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और बच्चों को बताया जाएगा कि कैसे तनाव से दूर रहें। तो आज 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से छोटे छोटे बच्चे जो इस समय परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षाएं चल रही हैं इस समय, 11वीं की परीक्षाएं, 10वीं की परीक्षाएं, 9वीं 8वीं की परीक्षाएं चल रही हैं इस समय, 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। इन बच्चों को टेंशन नहीं लेनी है, कैसे एकदम फ्री माइंड होके और परीक्षाओं को हल्के फुल्के अंदाज में लेते हुए परीक्षाओं को देना है। इससे जुड़े आज टिप्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। लेकिन इस बार के कार्यक्रम में खास बात ये होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ बॉलीवुड जगत की और आध्यात्मिक जगत की सेलिब्रिटीज भी मौजूद रहेंगे। बढ़ रहे हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आजमगढ़ की खबर जानिए, जहां पर 11 मदरसा संचालकों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एसआईटी की जांच में आजमगढ़ में अब तक 219 मदरसे सिर्फ कागजों में पाए गए हैं, जबकि मदरसे संचालित नहीं हुए हैं। सरकारी अनुदान का फायदा उठा रहे थे, जिसके बाद अब मदरसा संचालकों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बता दें आपको, एसआईटी ने साल 2013 में ही जांच पूरी कर ली थी। इसके तहत अब कार्रवाई की जा रही है। इनके द्वारा बताया गया कि जनवरी 2023 में शासन द्वारा एक जांच ईओडब्ल्यू को दी गई, जिसमें जो आजमगढ़ में जो मदरसे संचालित थे, जिन्होंने अपनी मदरसा पोर्टल पे सूचना अपलोड की थी और जो सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे थे, उनकी जांच कराए जाने के लिए ईओडब्ल्यू को निर्देशित किया गया था। जांच में 313 मदरसे जो पोर्टल पर दर्ज थे, उनमें से 219 मदरसों को अस्तित्वहीन माना गया और जिनके द्वारा फर्जी तरीके से सरकार के अनुदान का उपयोग किया जा रहा था, जिसकी जांच आख्या ईओडब्ल्यू ने उपलब्ध कराई, जिसके बाद शासन द्वारा इसमें मुकदमा दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया है। इन सभी मदरसों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अब तक टोटल विभिन्न थानों में 11 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। आगे भी इसमें मुकदमे जैसे जैसे तहरीर प्राप्त होंगी, मुकदमे दर्ज किए जाएंगे।